हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है उसका नेम है अकाउंटिंग थ्योरी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सब्जेक्ट इंक्लूड होता है आपका एमबीए में भी एंड एमकॉम में भी, एमकॉम ऑनर्स में भी। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट जो होता है आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स फील्ड में। आज हम पढ़ेंगे इसमें से इसके ऊपर वाले पार्ट अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट अकाउंटिंग थ्योरी। और अगर आप इसके अंदर जो हम स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग थ्योरी का मीनिंग क्या है। हियर AT स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी का मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग थ्योरी जो होती है वो डेवलप कैसे होती है, यानी कि देन अप्रोचेस। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस। इसको आप देखेंगे कितने टाइप की होती हैं, हर अप्रोच का मीनिंग क्या होता है, अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंटली होती है। एंड इस पर जनरली जो होता है क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग थ्योरी दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक है थ्योरी एंड सेकंड वर्ड है आपका अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है हम वो देखेंगे। थ्योरी मीन्स थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस, यानी कि कोई भी ऐसा हाइपोथेसिस जैसे कि एक्सेप्ट कर लिया गया हो। देखिए जनरली थ्योरी होती क्या है, अगर एक सिंपल सी इसकी मीनिंग है थ्योरी का कि बहुत सारे पर्सन हैं, उन्होंने अगर किसी चीज़ को एज्यूम कर लिया कि ये चीज़ जो है वो ऐसे होती है या इस टाइप की कंडीशन में ये प्रिंसिपल लगाना सही रहता है। वो पर्सन है 1000 लोगों का और उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने एक पैटर्न देखा कि हर बार इस सिचुएशन में यही प्रिंसिपल लगाना ठीक रहता है। क्या किया उन्होंने, ऑब्ज़र्व किया किसी भी चीज़ को, देन उन्होंने एक पैटर्न डिराइव किया और उसके बाद उन सब लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि हाँ फ्यूचर में भी जब ये सिचुएशन होगी तो ये प्रिंसिपल एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। वो क्या हुआ, वो एक थ्योरी बन जाती है। तो यही होता है थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग कि कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया हो वो हो जाती है आपकी थ्योरी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये वर्ड जो है इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है थ्योरिया, इससे लिया गया है। थ्योरी का मीनिंग क्या होता है थ्योरिया का, बी होल्ड या फिर व्यू, यानी कि किसी भी चीज़ को देखना, व्यू की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए एक गुड थ्योरी, जो एक अच्छी थ्योरी होती है उसके क्या मीनिंग होते हैं। इसका मीनिंग होता है, फीचर्स जो होते हैं गुड थ्योरी के, कि वो थ्योरी जो है ना वो ऐसा होनी चाहिए कि वो एक्सप्लेन करे या प्रिडिक्ट करे किसी भी फिनोमिना को। जैसे प्रीवियसली हमने इसके मीनिंग में बात करी, तो दैट मीन कि हमने कहा कुछ एज्यूम कर रहे हैं, एक पैटर्न ड्राइव होगा। तो यानी कि जब आपको पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल, अगर आप किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर ये भी देखते हैं कि ये हमें किन सिचुएशन में फॉलो करना है। तो वही बात है कि वो एक फिनोमिना को प्रिडिक्ट करता है ना। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। थ्योरी जो है वो बार बार टेस्ट होने की कैपेबिलिटी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस। जो थ्योरी है वो हमें गाइडलाइन बनाने में हेल्प करती है, यानी कि कभी भी अगर कुछ सिचुएशन अराइज हो रही है तो हमें उसमें जो है वो क्या करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका थ्योरी का मीनिंग। अकाउंटिंग के मीनिंग पे आप जानते ही हैं, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, जिसमें आप जर्नल एंट्री करते हैं। एंड अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। अकाउंटिंग एक आप कह सकते हैं एक रिकॉर्डिंग करी जाती है उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग। ये जब आपने स्टार्टिंग की होगी तब हमने यही एक अकाउंटिंग का मीनिंग समझा होगा कि अकाउंटिंग इज़ मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसको हम कम्युनिकेट करते हैं, रिजल्ट्स को अपने यूज़र्स को। यूज़र्स पे आगे दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सिंपल मीनिंग होता है अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग प्लस थ्योरी दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया जब, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, तो उसको देखिए। मीनिंग करेंगे हम अकाउंटिंग थ्योरी का कि क्या है अकाउंटिंग थ्योरी का मीनिंग। अकाउंटिंग थ्योरी इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है विच कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथोलॉजी। सिंपल सा मीनिंग है, वो ब्रांच अकाउंटिंग है जिसके अंदर कुछ सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स हैं और कुछ सिस्टमैटिक मेथोलॉजी है, वो आपकी है अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी में क्या होता है, अकाउंटिंग थ्योरी इन ऑल होल पीपीटी एंड होल डिस्कशन में अकाउंटिंग थ्योरी हेयर वी राइट द 80। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वैलिडेट अजम्पशंस। थ्योरी यानी कि देखिए हम थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग क्या था, कुछ अजम्पशंस जो बहुत से पर्सनस के द्वारा मान ली गई हैं, एक सोसाइटी जिसे मानती है वो थ्योरी बन जाती है। और अकाउंटिंग थ्योरी का मतलब कि जब कोई भी अजम्पशन अकाउंटिंग को लेके मान ली गई है तो वो अकाउंटिंग थ्योरी हो गई। एक ग्रुप है वैलिडेट अजम्पशंस का
विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, विच इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से थ्रू। तो ये एक मीनिंग हुआ अकाउंटिंग थ्योरी का। क्या हुआ कि एक अजम्पशंस ले ली गई हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच डील्स विद ऑर्डर, रीजन, रिलेशनशिप, ऑब्जेक्टिव, मेथड इन्वॉल्विंग प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर अकाउंटिंग थ्योरी के अंदर एक ये सिस्टम से है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अंदर कुछ ऐसी नॉलेज है, अकाउंटिंग थ्योरी के अंदर ऐसी नॉलेज है जो कि अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस में हमारी हेल्प करती है इन सारी चीज़ों को जानने में। सो ये आपका हुआ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग थ्योरी के। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। सो देखिए फीचर्स क्या है अकाउंटिंग थ्योरी के। सिस्टमैटिक प्रोसीजर होते हैं, हमने पहले ही बताया। सिस्टमैटिक नॉलेज है, अकाउंटिंग में कोई भी काम होता है वो सिस्टम से होता है, और अगर थ्योरी अकाउंटिंग के साथ ऐड कर दिया तो वो सिस्टमैटिक नॉलेज हो गई, ठीक है। प्रोवाइड जनरल फ्रेमवर्क, काम करने का तरीका बताता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, जो ऑलरेडी सिचुएशन में जो हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उन प्रिंसिपल को वो काफ़ी अच्छे से बताते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी बनाई गई, यानी कि हर सबने मिल के पैटर्न जो डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे ही तो अकाउंटिंग थ्योरी बनाते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग पे ये बेस्ड होती है। तो ये पढ़ा हमने अकाउंटिंग थ्योरी के मीनिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्योरी, कि जो थ्योरी है वो बनती कैसे है, यानी कि इसकी प्रोसेस क्या है, थ्योरी को बनाने की जो हमारी प्रोसेस होती है। सो देखिए क्या प्रोसेस है थ्योरी, कोई भी थ्योरी कैसे बनती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, पर्सन ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, जो भी उन्हें एक पैटर्न डिडक्ट हो रहा होता है उससे भी सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जो भी आपके अकाउंटेंट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, सब मिलकर डिफ़ाइन करते हैं देन प्रॉब्लम को। जब वो ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ के, उसके बाद को वो देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है क्या किस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो उसे डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पहले प्रॉब्लम को ही समझना अच्छे से ज़रूरी होता है। बिकॉज कहते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो आपकी 50% जो सॉल्यूशन है आपको वहीं मिल जाता है, प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया तो आपको हाइपोथेसिस सेट करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस में यू हैव माइट रीड और लर्न इन द रिसर्च मैथोलॉजी और इन स्टैटिस्टिक्स आल्सो। हाइपोथेसिस में एक अजम्पशन ली जाती है कि या तो ये है या फिर ये नहीं है, और फिर उसको टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट टेस्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं, जेड टेस्ट, जैसे कि टी टेस्ट, इन टाइप के टेस्ट लगा के जो हमने अजम्पशन ली होती है उन्हें टेस्ट किया जाता है कि क्या हमने जो अजम्पशन ली थी वो सही है या नहीं है। तो पहले आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देन आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, फिर आपने एक अजम्पशन मान ली कि हाँ ऐसा है, अजम्पशन मान ली। अब प्रॉब्लम के बाद फिर आपको टेस्ट करेंगे कि क्या ऐसा है नहीं। अब टेस्ट करने के बाद या तो दो सिचुएशन होगी, या तो चीज़ें हैं वो सही निकलेंगी या जो चीज़ें हैं वो गलत होंगी जो आपने अजम्पशन मानी थी। तो जब आपने टेस्ट कर लिया, जो अजम्पशन मानी थी आपने, यानी कि जो हाइपोथेसिस था उसकी अजम्पशन मानी, देन वेरिफिकेशन एंड मेक थ्योरी, उसको वेरीफाई किया जाता है टेस्ट के बाद, जो राइट निकलती है तो, एंड देन मेक थ्योरी, और फिर वो एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है। सो ये होती है आपकी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, मेकिंग थ्योरी। सो अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जनरली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जाता है, अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको अकाउंटिंग थ्योरी में फाइनेंशियल प्रैक्टिस जो भी आपके सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं, और कुछ समझ ना आए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। सो देखिए अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, तो अप्रोचेस क्या है, कितने टाइप की होती है, स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस जो होती हैं, टू टाइप ऑफ अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, दो टाइप की है। पहला टाइप क्या है, नॉन थियोरेटिकल अप्रोच, जिसे आप इनफॉर्मल अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट रहती है थियोरेटिकल अप्रोच, जिसे आप फॉर्मल अप्रोच भी कहते हैं। ऑल राइट, देन दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। नॉन थियोरेटिकल अप्रोच हैव टू पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रैक्टिकल अप्रोच, इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच आती है, देन ऑटोक्रिटेरियन अप्रोच, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होती है। एंड देन द फॉर्मल अप्रोच, और वी कैन से theoretical approach, further classify into different parts: inductive approach, deductive approach, ethical approach, sociological approach and economic etc. इस ये डिफरेंट टाइप होते हैं इन थ्योरीज़ के, सब टाइप्स होते हैं ये। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन थियोरेटिकल यानी कि इनफॉर्मल अप्रोच के बारे में। सो क्या होता है, जिसके अंदर
थ्योरेटिकल मैटर जो है वो कम रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल अप्रोच। सो देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, ये प्रोग्रामेटिक अप्रोच, इसका सेकंड नेम क्या होता है, प्रोग्रामेटिक अप्रोच इसे कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जाता है इसके अंदर, तो क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। सो इसका अदर नेम होता है प्रोग्रामेटिक अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच होती है। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ये यूटिलिटी पर आपकी जो अप्रोच होती है वो बेस होती है। दिस अप्रोच चूज प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग टेक्निक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम अराइज हो रही है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आपको प्रिंसिपल चूज़ करने हैं एंड देन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहती है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी ऑथोरिटेरियन अप्रोच। ये क्या कहती है, दिस अप्रोच इज़ यूज बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। कौन यूज़ करता है इसे, जो आपकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट वो से यूज़ करती है। दिस अप्रोच ट्राई टू, ये जो अप्रोच है ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने के ऊपर फोकस रखती है, अकाउंटिंग के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ थ्योरेटिकल फाउंडेशन। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, बिकॉज ये जो है हम नॉन थ्योरेटिकल अप्रोच का ये सब टाइप है कि इसके अंदर थ्योरेटिकल फाउंडेशन कम होती है। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, ये यहाँ पर हमने पढ़ा थ्योरेटिकल अप्रोच, नॉन थ्योरेटिकल के बारे में। सो अब हम बात करने वाले हैं अपने थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में, और आप उसे फॉर्मल अप्रोच भी कह सकते हैं। तो उसका फर्स्ट टाइप क्या है, देखिए थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, इट एग्जामाइन एंड एनालाइज द हैपनिंग ऑफ पास्ट इवेंट। इसमें क्या किया जाता है, एग्जामाइन कर रहे हैं आप, एनालाइज कर रहे हैं हैपनिंग ऑफ पास्ट इवेंट। अगर आपको फ्रेंड्स विजिबल नहीं है तो आप सुन सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। इट एग्जामाइन एंड एनालिज द हैपनिंग ऑफ पास्ट इवेंट, जो भी पास्ट में इवेंट हो रहे हैं उसे एग्जामाइन करती है। इट बेस्ड ऑन repeated experiment and inform us that similar event in future will result in similar effect। सिंपल सा मीनिंग ये कह रही हैं कि ये अप्रोच क्या कहती है, ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पर मतलब कि ये हमें इन्फॉर्म करती है कि अगर फ्यूचर में सिमिलर जो सिचुएशन है वो अराइज हुई तो वो सिमिलर इफेक्ट देंगी जो प्रेजेंट में हो रहा है। कुछ भी चीज़ सपोज प्रेजेंट में अगर आज हो रही है, हमने उसमें कोई प्रिंसिपल लगाया, उसने ये रिजल्ट दिया, तो अगर आप फ्यूचर में भी वो चीज़ अप्लाई करेंगे, वो प्रिंसिपल लगाएंगे सेम उसी सिचुएशन में, तो वो सेम इफेक्ट देगी। ये कहती है आपकी इंडक्टिव अप्रोच। एक चीज़ ध्यान रखेंगे इसके अंदर, जो आप पढ़ते ही होंगे मोस्टली, कि इंडक्टिव अप्रोच में आप जो मूव ऑन करते हैं वो करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल पर, यानी कि आप किसी भी जनरल थिंग को समझाने के लिए आप पर्टिकुलर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी बच्चे को समझाना हो कि आप जो है वो एशिया में रहते हैं, तो आप उसे समझाएंगे कि आप पहले अपने स्टेट का नाम बताएंगे, कि सपोज़ आप हम जो है कहाँ रहते हैं, राजस्थान में। जैसे आपने बच्चे को बताया कि आप राजस्थान में रहते हैं, उसके बाद आप बताएंगे राजस्थान जो है वो कहाँ होता है, वो इंडिया में है, इंडिया एक कंट्री है, राजस्थान एक स्टेट है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो इंडिया है वो है आपका एशिया में, यानी कि आपने छोटी छोटी चीज़ से लेके जाके आपको जो जनरल प्रिंसिपल है आपने उसे बताया। ठीक है, ये होती है आपकी इंडक्टिव अप्रोच। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये अप्रोच के बारे में आप एक याद रखेंगे। देखिए ये पहले जो है वो ऑब्ज़र्व करती है, ये अप्रोच पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है और फिर प्रिंसिपल डिराइव करती है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ को, कि ऑब्ज़र्व ये पहले करती है, देन ये उसके बाद प्रिंसिपल डिराइव करती है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स है जो इसमें फॉलो किए जाते हैं इंडक्टिव अप्रोच में। तो क्या है, सबसे पहले रिकॉर्ड करी जाती है सारी ऑब्जर्वेशन। पहले हमने बताया कि ऑब्जर्व के बाद प्रिंसिपल निकालेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे पहले आपकी सारी ऑब्जर्वेशन क्या है। दूसरा, उनको एनालिसिस करेंगे एंड क्लासिफिकेशन देंगे। नेक्स्ट, इन ऑब्जर्वेशन से आप जो है वो जर्नलाइज करेंगे। रिकॉर्ड किया आपने सारी ऑब्जर्वेशन, उसको एनालिसिस किया, देन थर्ड उसको जर्नलाइज किया एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल को टेस्ट कर लिया। सो ये स्टेप्स होते हैं जो कि इंडक्टिव अप्रोच में फॉलो किए जाते हैं। मेन बात आपको याद रखना है, पास्ट इवेंट पे बेस होती है। सेकंड थिंग हमने इसमें पढ़ी कि फ्यूचर में जो चीज़ें होंगी वो सेम इफेक्ट देंगी जो प्रेजेंट में दे रही हैं। देन थर्ड, मूव करती है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। देन फोर्थ, पहले ये प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करती है, देन प्रिंसिपल बनाती है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिडक्टिव अप्रोच के बारे में। डिडक्टिव नाम से पता चल रहा है कि ये चीज़ों को डिडक्ट कर रही है, तो यानी कि आप देखिए उसका रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये कैसे मूव करती है, इन्वॉल्व रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर मूव करेगी, यानी कि पहले
जनरल आप कॉन्सेप्ट बच्चों को बताएंगे, देन उसके बाद जो है आप पर्टिकुलर पे मूव करेंगे। जैसे कि पहले आप उसे और जो न्यूटन को लॉ है आपने उसे वो बता दिया, उसके बाद आपने उसे एग्जांपल दिया, है ना। बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है। तो उसके बाद जो भी थ्योरी प्रिपेयर करी गई है बाय द मेथड ऑफ डिडक्शन इज डिडक्टिव अकाउंटिंग थ्योरी। सिंपल सा मीनिंग है, थ्योरी विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉलो द मेथड ऑफ डिडक्शन, जो कि डिडक्शन का मेथड यूज़ करके की गई है, वो आपकी अकाउंटिंग थ्योरी है। और ये थ्योरी क्यों बनाई जाती है? ये थ्योरी बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये जो है एक और बात हमने इसके बारे में पढ़ी थी, जनरल से पर्टिकुलर मूव कर रही है और उसके बाद डिडक्शन के मेथड पे चलती है। देन थर्ड थिंग, ये पहले अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव देखती है, फिर उनकी अचीवमेंट के लिए प्रिंसिपल बनाती है। जबकि इंडक्टिव में क्या था, पैटर्न को ऑब्जर्व करती है फिर प्रिंसिपल बनाती है, लेकिन ये पहले अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव देखती है, फिर आप उसे अचीव कैसे करेंगे उसके लिए प्रिंसिपल बनाती है। ठीक है, सो देखिए इसके कुछ स्टेप्स है जैसे ये फॉलो करती है। क्या स्टेप्स है वो? सबसे पहले ये जो है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, सिलेक्ट पोस्टुलेट ऑफ अकाउंटिंग, पोस्टुलेट आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, तो उसे सिलेक्ट करती है कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा प्रिंसिपल लगाना ठीक रहेगा। नेक्स्ट, डेवलपिंग ए सेट ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन का सेट बनाती है। देन फोर्थ, फॉर्मुलेट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल बनाती है। देन नेक्स्ट, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करती है। देन सिक्स, एस्टेब्लिश प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, जो भी होता है इनको एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, सिंपल सी आप डेफिनेशन में कहीं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, देन कंक्लूजन। किसी भी चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया, अजम्पशन सेट कर ली, उसे क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। उस अजम्पशन का आपने टेस्टिंग किया, देन आपने कंक्लूजन दे दिया। सो ये हुई आपकी डिडक्शन अप्रोच। ठीक है, ये पहले अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है, फिर एनालिसिस करती है, देन उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल अप्रोच का टाइप है। इंडक्टिव अप्रोच हमने पढ़ा, डिडक्टिव अप्रोच हमने पढ़ा। सो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका एथिकल अप्रोच। क्या कहती है एथिकल अप्रोच? देखिए, दिस थ्योरी पुट एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, एथिक्स। एथिकल अप्रोच एथिक्स पे फोकस करेगी, सो जस्टिस पे फोकस करेगी। ये ट्रुथ पे फोकस करती है, ये आपकी फेयरनेस पे फोकस करती है, और नॉट स्किंट ऑन फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब कि आपके अकाउंटिंग में फेयरनेस होनी चाहिए। ओके, सो अकाउंटिंग टू दिस अप्रोच, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट मेड फेयर प्लस एक्यूरेट। सारी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, वो स्टेटमेंट है, वो फेयर होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी उसके अंदर बाइसनेस नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना होने चाहिए। एथिकल अप्रोच यही सब कहती है। एंड फेयरनेस का मतलब अकाउंटिंग में देखिए क्या होगा, तो वो लिखा हुआ है नीचे, आप पढ़ सकते हैं कि सारे अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स किए जाने चाहिए, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, कंपेरेटिवली का जो प्रिंसिपल है आपको फॉलो किया जाना चाहिए, एंड कन्फर्म विद गैप, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आपको उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी एथिकल अप्रोच। नेक्स्ट देखिए, सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियो यानी कि सोसाइटी, सोशियो नाम आ गया। ठीक है, सो फोकस ऑन सोशल इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसने जब ये अप्रोच आई तो ये अप्रोच इफेक्ट लेके आई थी आपका सोशल इफेक्ट का, कि अकाउंटिंग का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये अप्रोच एक्सटेंडेड वर्जन ही है आपका किसका, एथिकल अप्रोच का। एथिकल अप्रोच वो एथिक्स पे फोकस करती है कि डिस्क्लोजर हो, ये हो, लेकिन जो सोशियोलॉजिकल है सोसाइटी के लिए एक अलग नई ब्रांच ही ले आई। दिस अप्रोच ब्रिंग्स अ न्यू डिसिप्लिन अकाउंटिंग नेम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसी अप्रोच की वजह से ही जो आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये अप्रोच जो है फॉलो हुई। ठीक है, ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच ही इस थिंग को लेकर आई थी अकाउंटिंग में। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच क्या कहती है? देखिए, एथिकल अप्रोच पढ़ा, एथिकल अप्रोच क्या कहती है कि फेयरनेस लेके आओ। सोशियोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा, वो क्या कहती है कि आप सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करती है। अब इकोनॉमिक, अब देखिए इकोनॉमिक जो आपकी अप्रोच है वो क्या कहती है, जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर। ना वो फेयरनेस कहती है, ना वो सोशल वेलफेयर, वो कहती है जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर। बिकॉज जब आप सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में, तो उसकी काफ़ी सारी डिमेरिट्स होती है कि अगर कोई भी बिजनेस है वो अपना प्रॉफिट, उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, सोसाइटी को डेवलप करना नहीं होता। सो इसलिए अगर वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान रखेंगे तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए उसके लिए जो एक अप्रोच हुई वो आई इकोनॉमिक अप्रोच, कि आप जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर करो। ठीक है,
So real position must be made by accounting theories, policies and techniques, and their selection must be based on accounting conclusion. इन्होंने क्या कहा कि आपको दिखानी रियल पोजीशन ही है, कुछ जो हिस्सा है वो आपको सोसाइटी में देना है और बाकी आप अपना एज ए प्रॉफिट रखेंगे। और ये सिचुएशन इन्होंने क्लियर करी कि अकाउंटिंग थ्योरीज़ का यूज़ करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए, अकाउंटिंग टेक्निक्स का करना चाहिए, एंड ये सारी इकोनॉमिक कंक्लूजन पे बेस्ड होनी चाहिए। तो ये हुई आपकी इकोनॉमिक अप्रोच। सो फ्रेंड्स, ये जो अप्रोचेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में, अकाउंटिंग थ्योरी के मीनिंग के बारे में, इसकी प्रोसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, थैंक यू।